अब ये माना जा रहा है दरअसल यूक्रेन जंग में F-16 फाइटर प्लेन की एंट्री हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट में दावा यह किया जा रहा है कि द नेदरलैंड्स F-16 फाइटर जेट दे सकता है और इसे लेकर के द नेदरलैंड्स की संसद में चर्चा भी हुई है। इसके अलावा यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने की भी बात सामने आ रही है, यानी कि 2023 में दो देशों के बीच युद्ध और ज्यादा भीषण हो सकता है। जेलेंस्की की ख्वाहिश पूरी होगी। कीव से लॉन्च हो सकता है टर्मिनेटर। आसमान से आई किलर मशीन। यूक्रेन युद्ध में रूस अपने टी सीरीज के टैंक के कहर पर पा रहा है। ऐसी तबाही मचा रहा है कि जेलेंस्की नाटो देशों से हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि युद्ध में यूक्रेन जिस टैंक के बदौलत रूस के लड़ाकों का मुकाबला कर रहा था, उसे पुतिन की सेना चुनकर टारगेट कर रही है। यही नहीं, पुतिन की फौज आसमान से मिसाइलें बरसा रही है। यूक्रेन के सैनिकों के ठिकानों को तबाह करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। पुतिन की फौज अपनी ताकत दिखाने में कोई कंजूसी नहीं कर रही है। अभी हाल में ही पुतिन की वायुसेना ने MiG-31 को किंजल मिसाइल से लैस कर उड़ान भरी। ऐसा लगता है कि पुतिन ने परमाणु युद्ध का ऐलान कर दिया हो। लेकिन नाटो देश यूक्रेन की मदद के लिए जो रणनीति बना रहे हैं, वो रूस की फौज के होश उड़ा सकती है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि द नीदरलैंड्स की संसद में यूक्रेन को F-16 फाइटर देने पर चर्चा हुई। F-16 अमेरिका का एक एडवांस तकनीकी वाला फाइटर प्लेन है, जिसका इस्तेमाल नाटो देशों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा हवा से जमीन और एंटी शिप मिसाइलों से भी लैस कर दिया गया है। इस फाइटर प्लेन को 9 मिसाइलों और दूसरे हथियारों से लैस किया जा सकता है। इसमें 20 mm वाली रोटरी कैनन को भी लगाया जा सकता है। जेलेंस्की ने रूस के मिसाइल हमलों के बाद नाटो देशों से F-16 फाइटर की मदद मांगी थी, जिसे पूरा करने के लिए द नीदरलैंड्स की संसद में बहस हुई। अगर जेलेंस्की की ये ख्वाहिश पूरी होती है तो वो रूस के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान चला सकता है, क्योंकि पुतिन की सेना अब तक मिग फाइटर से ही यूक्रेन की सेना को डरा रही है, जबकि F-16 इसके मुकाबले इससे कहीं ज्यादा ताकतवर फाइटर प्लेन है। चर्चा तो ये भी है कि द नीदरलैंड्स यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले पोलैंड, फिनलैंड भी लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि ब्रिटेन से यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक देने का ऐलान कर चुका है। मतलब नाटो देश यूक्रेन को टैंक देकर इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि युद्ध में पुतिन की सेना खौफ खा जाए। लेकिन जंग के मोर्चे पर अब भी रूस का पलड़ा भारी है, क्योंकि पुतिन की सेना अपने T-72 P-3 टैंक से तबाही मचा रही है। यही नहीं, पुतिन की सेना रोबो टैंक स्टीलथ ड्रोन का इस्तेमाल कर यूक्रेन के ठिकानों को तबाह कर रही है। मतलब जिस जंग को पुतिन ने 3 महीने में खत्म लेने का दावा किया था, वो लंबी खिंचेगी और अब से कहीं ज्यादा घातक होगी। यूक्रेन में अब महाघमासान होने वाला है। यूक्रेन में अब ये एक बड़ी जंग दिखाई दे सकती है। देखो, यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरकर पुतिन की पलटा जबरदस्त हमला करने वाली है। दरअसल यूक्रेन की खुफिया एजेंसी से लेकर जेलेंस्की के सलाहकारों के हवाले से ये रिपोर्ट आ रही है कि मॉस्को की फौज ने भयानक हमले की रणनीति तैयार कर ली है। और ये हमला
फरवरी की शुरुआत में हो सकता है, जिसमें ज़ेलेंस्की को घर में ही घेरने का पूरा एक पुख्ता प्लान बनाया गया है। पुतिन की पलटन ने यूक्रेन में नई और ज्यादा घातक जंग के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुतिन की पलटन ने अलग अलग दिशाओं से कीव को घेर लिया है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आने वाले हफ्तों में कभी भी त्रिकोणीय हमला हो सकता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रमुख अंदरूनी सूत्रों में एक ने बताया कि पुतिन की सेना 3 मोर्चों से कीव पर हमले की रणनीति पर जुटी है। रूस के साथ बातचीत करने वाली टीम के एक सदस्य रुस्तेम उमेरोव ने दावा किया है कि क्रेमलिन नए सिरे से आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है और उनके सैनिकों और मिलिट्री साजो सामान की तैनाती को देखते हुए मॉस्को की नए अटैक प्लान की सुगबुगाहट नजर आती है। रूसियों ने हमें 240 डिग्री से घेर लिया है। काले सागर, बेलारूस और लुहांस्क और डोनेस्क एरिया से हमला करेंगे। कई महीनों के बाद रूस ने पहली बार डोनेस्क के सोलेदार में अपनी जीत का ऐलान किया है। हालांकि सोलेदार में अभी भी दोनों तरफ से लड़ाई जारी है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े पैमाने पर रूस ने सोलेदार पर कब्जा हासिल कर लिया है और इस जीत को हासिल करने के लिए रूस ने अपनी प्राइवेट आर्मी को मैदान में उतारा। वैगनर के लिए काम करने वाले लड़ाकों ने इसे अंजाम दिया है और यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के साथ साथ जेलेंस्की के सलाहकार भी मान रहे हैं कि ये रूस की तैयारी अगले हमले की रणनीति है। वे लड़ाकों के 3 ग्रुप के साथ हर दिशा से आ रहे हैं। अपराधियों, कॉन्ट्रैक्ट किलर और फौज के जवानों के साथ। उनका उद्देश्य है अपने अपराधियों से छुटकारा पाना और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों को टेस्ट करने के साथ उन्हें प्रशिक्षित करना। रूस की खुफिया एजेंसी ने रूसियों की मूवमेंट पर नजर रखी है और दावा कर रहे हैं कि रूस की पलटन कीव पर हमले की रणनीति तैयार कर रही है और इसके लिए अपने सैनिकों को इकट्ठा कर रही है। यूक्रेनी सेना के पूर्व कर्नल अलियक जिदानोव के मुताबिक हम देख रहे हैं कि रूस ज़ापोरिज्जिया क्षेत्र में बड़ी संख्या में तैनाती कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो पूर्व में खार्किव और दक्षिण दिशा में ज़ापोरिज्जिया से एक बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। वे यूक्रेन के सभी प्रमुख रक्षा बलों पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि रूसी सेना लगातार 10 से 12,000 जवानों को उत्तर में बेलारूस ले जा रही है और वे लुहांस्क और डोनेस्क क्षेत्र में भी सेना को मजबूत कर रहे हैं। अब इसे मैप के जरिए समझिए कि किस तरह से कीव को घेरा जा रहा है। ज़ापोरिज्जिया, खार्किव और बेलारूस के साथ साथ लुहांस्क और डोनेस्क में रूसी तैनाती तेजी से बढ़ रही है और संभावना है कि ये सेना एक साथ कीव पर हमले को अंजाम देगी। शायद यही वजह है कि जेलेंस्की बार-बार सहयोगी मुल्कों से और ज्यादा घातक हथियारों की डिमांड कर रहे हैं, जिसमें रक्षा कवच के तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम और जमीनी जंग लड़ने के लिए टैंक और आर्टिलरी के साथ MLRS और हवाई जंग के लिए 4थी और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उसका मुकाबला करने के लिए कीव को तैयार रहना होगा। और रूस यूक्रेन की तरह पाकिस्तान का वर्तमान और भविष्य भी अधर में लटक गया है। जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल वहां पर लोग दाने दाने को तरसते हुए नजर आ रहे हैं और जबरदस्त हंगामा पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। कहीं अन्न के एक दाने दाने के लिए लड़ाई छिड़ी हुई है, तो कहीं रोजगार के लिए आपस में सिर फटोवल मची हुई है। बिल्कुल, सरकार बेबस और लाचार विदेश की ओर देख रही है। साथ ही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अब भी यकीन है कि उन्हें कर्ज वाली थोड़ी भीख और भी मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल ये होता हुआ दिख नहीं रहा। पाकिस्तान की आवाम की वर्तमान का राह पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बानगी भर है। जिस राह पर ये देश अपनी पैदाइश से निकला है, उसकी मंजिल तबाही, बर्बादी और मौत के कुएं में गिरने से कमतर कुछ भी नहीं है।
विदेशी साजिशों के तराने और भारत को आंख दिखाने के इरादे ने पाकिस्तान को एक ताजा दलदल में तब्दील कर दिया है। जहां की खुद हुकूमत पूरी आवाम के साथ धंसती जा रही है। तमाम प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद पाकिस्तान का जर्रा जर्रा आज भूख से बिलबिला रहा है। उसे आटा चाहिए, उसे जिंदा रहने के लिए दवाई चाहिए, उसे अपने बच्चों को तालीम देने के लिए पैसा चाहिए, उसे घर चाहिए, रोजगार चाहिए, तरक्की चाहिए। जितने भी हुक्मरान है उनको बोल रहा हूँ, अब एक खबर में लेके जाएगा, जेब नहीं होती कफन में, खुदा के लिए रहम कर दे, इस मुल्क के अपने ऊपर रहम कर दे। आज जाते जाते कोई अच्छा काम कर जा। काम कर रहा है, हम खुद घरों का, ये उम्र है हमारी काम करने की। भीख मांगने पे आ गए बेटा हम लोग, भीख मांगने से भी भीख नहीं मिलती, रोते हम लोग लाल आंसुओं से। इनको तो डूब के मर जाना चाहिए, एक ही को सबको एक जहाज में या पानी में ऐसे डुबो देना चाहिए। बताए 7 महीने से बेरोजगार हो, बंदर किराए के घर पे रह रहा हूँ, तो उसका क्या हाल होगा? अब मुझे बताएं क्या करूँ, भीख मांगू? जात के लिए कर रही हूँ, किराए का मकान है मेरा। बर्दाश्त से बाहर हो गई है महंगाई। अब तो आटा खरीदने के पैसे तो क्या, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ आलम यह है कि हुक्मरानों ने मुल्क की आवाम को आटा देने की जगह उसे आटे की चक्की में पीस दिया है। जनता सड़क पर है, पूरे मुल्क में कोहराम मचा है, खाने को दाने नहीं है और भविष्य में निवाला मिल जाने की कोई गारंटी भी नहीं। हर सांस आखिरी सांस जैसी लगने लगी है। पाकिस्तान की सरकारों ने पाकिस्तान के आम जिंदगी का जो सौदा किया है, उसके खिलाफ ये तस्वीरें क्या बता रही हैं कि शहबाज शरीफ की भी विदाई होनी अब तय है। असल में सवाल पाकिस्तान को मदद देने या ना देने का है ही नहीं। सऊदी अरब हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, कोई भी पाकिस्तान को कर्ज के नाम पर घास नहीं डाल रहा। और यही वो फैक्टर है जो शहबाज शरीफ के हाथ की चीज नहीं है, क्योंकि इसके लिए आमूल चूल तब्दीली की जरूरत होगी और वो करने में शहबाज शरीफ कमजोर साबित होंगे, जो अब तक की उनकी नीतियां साबित करती हैं। वर्ल्ड बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि शहबाज शरीफ के फैसलों ने पाकिस्तान को और गर्त में धकेल दिया है। मतलब शहबाज शरीफ के काल में पाकिस्तान की इकॉनमी गरीब होते होते अब दिवालिया होने के मुहाने पर खड़ी है। डॉलर सिर्फ इतना बचा है कि 30 दिनों के खाने का जुगाड़ हो जाए। मुल्क की तारीख में इतना बड़ा क्राइसिस नहीं आया जो आज आ चुका है। आज ये जो इक्तदार में बैठे हुए हैं, ये सब फेल हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई हल नहीं रह गया कि माइशत को ठीक कैसे करना है। सब ने उम्मीद लगाई हुई है कि किसी तरह कहीं सऊदी अरेबिया से पैसे मिल जाएं, या हमें कोई चाइना पैसे दे दे, या हम सैलाब को बेचें और किसी तरह सैलाब से पैसा ले लें। तो पाकिस्तान कितना लाचार है, एक रिपोर्ट के जरिए आपने समझा। लेकिन एक और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 4.3 अरब डॉलर अब रह गई है। और इस वक्त पाकिस्तान पर 100 अरब डॉलर का कर्ज है और हालात ऐसे हो चुके हैं कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 9 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। जिस डॉलर से पाकिस्तान के उबरने और बैठ जाने का सीधा वास्ता है, वो डॉलर पाकिस्तान में आता कहां से है और कैसे उसका आना बंद हो गया। असल में किसी भी देश में डॉलर, जो कि अमेरिका की करेंसी है, कई तरह से आता है। जैसे निर्यात से, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से, कर्ज से जो मल्टीलैटरल कंपनियों से या किसी देश से लिया जाता है, इंटरनेशनल बैंक से, या जो दोस्त देश कर्ज देते हैं। लेकिन पाकिस्तान तो पहले से कर्ज में डूबा है, इतना गहरे धंसा है कि उसे कर्ज का हाथ पकड़े बिना निकला भी नहीं जाएगा। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान इतना कंगाल कैसे हो गया और अब उसे भीख तक कोई देने के लिए तैयार नहीं है। हाथ से कटोरा छूट ही नहीं रहा, भर पेट खाने को लाले पड़ गए हैं। लेकिन उसके पहले पाकिस्तान के उस कर्ज का दुष्चक्र समझ लीजिए जिस पे पाकिस्तान डूबता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 4.3 अरब डॉलर रह गया है। इस वक्त देश के ऊपर 100 अरब डॉलर का भारी कर्ज है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 9 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। मतलब पाकिस्तान भयंकर नकदी संकट से गुजर रहा है।
पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज देने की अपील कर चुका है, लेकिन किसी ने भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाया है। सबका कहना है कि अब और कर्ज बिना शर्तों के नहीं मिलेगा। आपके दोस्त ममालिक हैं, कमर्शियल बैंक तो पैसे ही नहीं दे रहे आपको। सही है। ये लोग ये कह रहे हैं कि जनाब जब IMF से प्रोग्राम आपका हो जाएगा, फिर से रवान दवान, तो फिर हम आपको सोचेंगे। तो डॉलर आ ही नहीं रहे। सही है। जब डॉलर आ ही नहीं रहे तो जो इनके पास तो ये देंगे किधर से? बैंक्स। सवाल है फिर कैसे होगा पाकिस्तान का गुजारा? एक साथ ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे दो देश आजाद हुए, लेकिन आज हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया है। 26 जनवरी मनाने की तैयारी कर रहा है और कहां पाकिस्तान अपने भाग्य पर आंसू बहा रहा है। अब तक जो भी रहनुमा मिले, मुल्क को बेवफा मिले। पाकिस्तान को वहां के दोनों भाग्य विधाताओं ने लूटा। तथाकथित चुनी हुई सरकारों ने और पाकिस्तान की आर्मी ने, दोनों अभिजात्य वर्ग पाकिस्तान को अब तक जोक की तरह चूसते रहे हैं। वो चाहे नवाज शरीफ हो, जनरल परवेज मुशर्रफ हो, या इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो, सब भ्रष्टाचार में डूबी सरकारों ने पाकिस्तान को अंदर से खाली कर दिया। पाकिस्तान की इकॉनमी हमेशा से ऐसी नहीं थी, लेकिन आतंकवाद और सरकार की नीतियों ने मुल्क को खोखला बना दिया। इस वक्त आलम यह है कि गेहूं की किल्लत के चलते आटे के दाम 150 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं। चिकन 650 रुपए प्रति किलो, दूध 150 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर पहुंच जाने के चलते सरकार जरूरी सामानों का आयात करने में भी सक्षम नहीं है। इसके चलते पेट्रोल डीजल से लेकर रोजमर्रा के सामानों की कमी से लोग जूझ रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर का दाम 10,000 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच चुका है। देश में महंगाई दर 25% के करीब पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के लोगों की जेब में पैसा नहीं बचा है। 100 देशों को भेजिए, 100 देशों को। और आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि इस 100 देश में 50 देशों को मुफ्त में भेजी है, मुफ्त में उनको इलाज के लिए दिया है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, अब भारत मांगने वाला नहीं है, अब भारत देने वाला है, दुनिया को दे रहा है। यह भारत का बदलता चित्र है। अब बताइए, कर्नाटक से भी बच्चे यूक्रेन में फंसे थे कि नहीं फंसे थे? फंसे थे कि नहीं? कौन सा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है देश का जिसने अपने बच्चों को लाने के लिए प्रयास किया हो? कौन सा ऐसा राष्ट्रपति? अमेरिका ने कोशिश की क्या? ऑस्ट्रेलिया ने की क्या? यूरोप ने की क्या? पाकिस्तान ने की क्या? बांग्लादेश ने की क्या? लेकिन यहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ फोन लगाया पुतिन को और एक तरफ फोन लगाया ज़ेलेंस्की को और युद्ध का विराम किया और 32,000 बच्चे पूरी सुरक्षा के साथ भारत पहुंचा दिए। ये बदलता भारत। वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। चमत्कार और अंधविश्वास के दावों के बीच बागेश्वर महाराज विवादों में हैं और विवादों को लेकर वो अपनी लगातार सफाई भी दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल अब भी हैं जिनका जवाब ना तो बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया है और ना ही इस पर वो कुछ बोल रहे हैं। चमत्कार और अंधविश्वास के बीच के दावों की पड़ताल करती एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको समझ आएगा कि बिना स्पर्श के किसी का भी मर्ज जान लेने के दावे में वाकई कोई दम है या सिर्फ ये खोखला दावा है। हटा के बता, इतना बड़ा वाला बहादुर है हो तुम। वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। बागेश्वर के महाराज बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कभी रावण से फोन पर बातचीत का दावा करते हैं। एक बार हमारी रावण से बात हुई,
फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था। हुई तो हुई। कभी विरोधियों पर वार करने के लिए शब्दों की मर्यादा लांघ जाते हैं। 2 दिन दरबार लगा, 7 दिन कथा क्यों हुई? कितने दिन चली कथा? 7 दिन चली ना। अब ठटरी के बरे तुम ही नहीं आए तो लो, रायपुर में दरबार है, आ जाओ, किराया खर्चा हमसे ले लेना, तुम्हारी ठटरी हम बार देंगे। अरे देखो, हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो कभी धर्म के नाम पर बुलडोजर चलवा देने की बात कह जाते हैं। कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। और कभी अचानक से बाबा का ऐसा हृदय परिवर्तन हो जाता है कि वो अपनी कसनी के लिए खुले मंच से झटपट माफी भी मांग लेते हैं। हमारे जोश में जो भी बुरा निकला तो हम भैया यही कहते हैं कि हमें होश नहीं रहता है, बोलने वाला कोई और था। लेकिन बाबा के बोल से ज्यादा विवाद उनके उस कथित चमत्कार को लेकर हो रहा है, जिस पर सवाल भी हो रहे हैं और बवाल भी। बाबा बागेश्वर के दरबार में हर रोज सैकड़ों लोग आते हैं और दावा किया जाता है कि सैकड़ों की इस भीड़ में बाबा किसी भी अनजान समर्थक का नाम, पता और उसकी कुंडली की पूरी हिस्ट्री जान लेते हैं। जिन जिन की अर्जी नहीं लग पाएगी, जिन जिन का पर्चा कल नहीं बन पाएगा, परसों उन सबको भभूति का वितरण करवाया जाएगा। और इन सब के बीच विवाद उनके दरबार में कथित उपचार को लेकर भी खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं जिनमें उनके समर्थक उनके पास आते ही झूमने लगते हैं, जमीन पर लेटकर अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। सीताराम 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 सीताराम। समर्थकों के बीच में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बीच बीच में कुछ छिड़कते हुए दिखते हैं और दावा किया जाता है कि ये बाबा के उपचार की विधि है। लेकिन सवाल फिर वही अब भी बरकरार है, जिस पर बाबा बागेश्वर और उनके विरोधियों के अपने अपने दावे हैं और दोनों आज भी अपने दावों पर अड़े हैं। हालांकि तथ्य और तर्कों की कसौटी पर न तो बाबा बागेश्वर की ओर से अब तक उनके कथित चमत्कार को लेकर कोई प्रमाण सामने आया है और न ही उन्होंने नागपुर में मिले चैलेंज को साबित किया है। और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के दावों की पड़ताल के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम रायपुर में बाबा के दरबार भी पहुंची। दिव्य दरबार शुरू करने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री से हमारी टीम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, सुनाते हैं आपको। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, आप लोगों का भूत बताते हैं, वर्तमान बताते हैं, भविष्य बताते हैं। लोग फिलहाल आपके बारे में जानना चाहते हैं। श्री सीताराम बागेश्वर धाम की जय। बताने वाले श्री बागेश्वर बालाजी हैं। हम एक माध्यम हैं, हम एक साधन हैं, साध्य ईश्वर। जैसे आप रैंडम किसी को भी खड़ा करते हैं, उसके परिवार के बारे में, उसके घर के बारे में, उसके पिताजी चाचा जी का नाम बताते हैं, तो ऐसा आचार्य जी के बारे में भी अब लोग जानना चाहते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा, आपका परिवार, आपके पिताजी। हमारे पिताजी एक साधारण परिवार, ब्राह्मण परिवार में थे, कर्मकांडी थे। हमारा पूरा परिवार कर्मकांडी। ये वंशानु अंतर्गत बागेश्वर बालाजी की सेवा हमारी चल रही है और हमने जो है बागेश्वर धाम बालाजी के चरणों में बचपन काल से ही उनकी सेवा की। अपने गांव में पढ़ाई की, फिर उसके बाद 12वीं तक पढ़ाई की और हमारा पूरा परिवार कर्मकांडी परिवार है। बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा है कि पूरा परिवार खूब बड़े आनंद के साथ रहता है और हमें समाज सेवा करने का, बालाजी की सेवा करने का शुभ अवसर मिला। ये हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद। सीनियर विधायक के साथ 7 टाइम्स मध्य प्रदेश में एक्साइज मिनिस्टर थे। तो आचार्य जी से मिलने यहाँ पर भी लोग पहुँच रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। हर कोई ये चाहता है कि आचार्य जी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर जीवन आगे सफल हो जाएगा। आचार्य जी, इसी के साथ अगला सवाल मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जितने सनातनी, आप कहते हैं कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, जितने सनातनी है उन सबके घर में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर होता है। आचार्य जी, सुंदर कांड का पाठ होता है और अब लोगों के मन में ये सवाल है कि हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर क्यों नहीं हुई? हमारा बच्चा भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हम भी दर्शन करने हनुमान जी के जाते हैं, मंगलवार का व्रत रखते हैं। आचार्य,
के ऊपर ही ये आशीर्वाद, और हम तो कुछ नहीं जानते हमारे ऊपर। कृपा सबके ऊपर। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास स्पेशली पावर है, हमारे पास हमारे पास बागेश्वर अपने इष्ट के प्रति अगाध श्रद्धा है, और जिस प्रकार श्रद्धा हमारी है और प्रत्येक बालक और प्रत्येक व्यक्ति अगर ऐसी श्रद्धा सनातन के प्रति और बालाजी के प्रति रखे तो वो भी ऐसा हो सकता है। तो ये चमत्कार कैसे होता है कि एक शख्स को बीच से उठाया? आप दरबार में चलो, अनुभव करो। अच्छा, एक चीज और, दरबार में तो बहरहाल हम आएंगे, और चूंकि आपने दरबार का निमंत्रण दिया आचार्य जी, तो इसी के साथ ये भी, क्योंकि आप हमेशा ये कहते हैं कि आप जब दरबार में होते हैं तो वहाँ आपके पास अलग शक्ति होती है, वहाँ आप अलग आचार्य धीरेन्द्र जी होते हैं, तो अभी आप अलग हैं, मैं दरबार में मिलूंगी तो आप अलग हो जाएंगे? नहीं, हम वही है। गद्दी की एक अलग महिमा है। अभी आप जो है कोट पैंट पहने तो यहाँ पर आप जो है एक एंकर के नाते यहाँ घर जाएंगी तो बहन होगी, बेटी होगी, हाँ। आपके भी अलग अलग। उसी प्रकार वहाँ हम किसी बालाजी के सेवक होंगे और वहाँ पर उनकी प्रेरणा, उनकी जिज्ञासा से करेंगे। यहाँ पर अभी मानवता के नाते और समाज की धारा के नाते आपसे बात कर रहे हैं। से हमला हो सकता है। बेलारूस से ये तस्वीरें सामने आई है जिसमें हमले का दावा किया गया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी के बीच में सेना के जवान तैनात हैं। कड़ाके की ठंड के बीच में गश्त लगाते जवानों का वीडियो भी सामने आया। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। अनंतनाग में भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ सफेद चादर से ढके नजर आए। उत्तराखंड के जोशीमठ में घरों और गाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई। पर्यटकों के साथ कारोबारियों के चेहरे भी यहां खिले नजर आए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। गंगोत्री हाईवे